गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 22 अक्टूबर। कल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर किया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओला इलेक्ट्रिक ने ओला शक्ति लॉन्च किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ओला इलेक्ट्रिक एक कंपनी है जिसने क्या लॉन्च किया है, ओला शक्ति लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य है क्या। जो ओला शक्ति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा भंडारण और बिजली बैकअप का समाधान देना। ऊर्जा को भंडारित करना और बिजली बैकअप का समाधान देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ओला इलेक्ट्रिक ने ओला शक्ति नामक एक नई बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली BESS लॉन्च की है। भारत के इलेक्ट्रिक दो पहिया बाजार में अग्रणी होने के लिए जानी जाने वाली ओला अब व्यापक स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में कदम रख रही है। किसमें कदम रख रही है कि स्वच्छ ऊर्जा भंडारित करेगी, उसमें कदम रख रही है, जिसका लक्ष्य क्या है कि आवासीय और ग्रिड स्तरीय ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। और ये विकास भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ते ध्यान के अनुरूप है। इससे क्या होगा कि भारत में ऊर्जा भंडारण को और आत्मनिर्भरता वाला जो अभियान चल रहा है उसको मजबूती मिलेगी। तो ओला शक्ति है क्या, ये एक मॉड्यूलर और स्केलेबल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसे क्या नाम दिया गया है, BESS नाम दिया गया है। जिससे क्या होगा कि घरों और व्यवसायिक भवनों से लेकर बड़े ग्रिड स्तरीय ऊर्जा संयंत्रों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। किसको, इसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। ये पहल ओला इलेक्ट्रिक के लिए ईवी निर्माण से ऊर्जा अवसंरचना, किसे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास का जो लक्ष्य होगा उसको प्राप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तरुण गर्ग को हुंडई मोटर इंडिया के MD और CEO के रूप में कब से नियुक्त किया जाएगा। एक नियुक्ति की घोषणा हुई है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है इनको कब से नियुक्त किया जाएगा। क्या नाम है, तरुण गर्ग। अब कब से होगी, तो नेक्स्ट ईयर से होगी। अब ये नेक्स्ट ईयर 2026 से 1 जनवरी से इनकी नियुक्ति होगी। किसके MD और CEO बनेंगे, हुंडई मोटर इंडिया के MD एंड CEO बनेंगे। तरुण गर्ग को नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, और 1 जनवरी 2026 से इनका पद प्रभावी होगा। और इस बात की प्रतीक मानी जा रही है कि भारत में हुंडई के संचालन के रूप में ये पहली बार है कि कोई भारतीय कार्यकारी शीर्ष नेतृत्व संभालेंगे। मतलब कोई भारतीय ऐसा होगा जो शीर्ष नेतृत्व पर होगा, जब से कंपनी ने 1996 में भारत में प्रवेश किया था। भारत में 1996 में हुंडई, ये जो कंपनी है, उसने भारत में प्रवेश किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि कर्मयोगी अभियान पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था। पूछा क्या जा रहा है कि एक कर्मयोगी अभियान, आदि कर्मयोगी अभियान हुआ जिसमें राष्ट्रपति ने भाग लिया, बट इसका जो मेन पर्पस है वो क्या था। तो इसका मेन पर्पस क्या था, विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाना। विकसित भारत कब तक का लक्ष्य है, 2047 तक का। तो उसके लिए जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाना। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत मंडपम नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों ITDA के परियोजना अधिकारियों के साथ आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ किया, भारत मंडपम में किया, नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम का जो मुख्य बिंदु था वो क्या था, आदि कर्मयोगी अभियान, PM जनमान और धरती आबा अभियान जैसी प्रमुख जनजातीय विकास पहले थी, जिनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर नेतृत्व और सेवा वितरण को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्या है कि आदि कर्मयोगी अभियान, ये तो मेन जिसमें अभी राष्ट्रपति ने भाग लिया, विश्व का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 1 लाख गांव और 20 लाख परिवर्तनकारी नेताओं को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक रूप में तैयार किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या है, ये एक अभिसरण आधारित मिशन है, जिसका उद्देश्य या जिसका लक्ष्य क्या है, समन्वित योजना के माध्यम से जनजातीय गांवों में आवश्यक सेवाएं, योजनाएं और अवसंरचना व्यापक रूप में उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये क्या है, ये एक लक्षित पहल है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG को आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युतीकरण और आजीविका सुनिश्चित करना है। तो ये आदि भूमि जो कार्यक्रम है वो कहाँ हुआ, वो हुआ दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में हुआ। नाम क्या दिया गया इसका, आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्रीलंका की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, पूछा क्या जा रहा है, प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा रहा है, और किस कहाँ के, श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा रहा है। तो क्या नाम है, हरिनी अमरासुरिया, ये वहां के प्रधानमंत्री का नाम है।
अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री की यात्रा से भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलेगी। और अप्रैल 2025 में वहां से कौन आए थे? राष्ट्रपति आए थे। दिशा नायका के साथ भी उन्होंने उपयोगी चर्चा, मतलब उनका भी जिक्र किया इस मुलाकात में। उन्होंने जब राष्ट्रपति विजिट किए थे अप्रैल 2025 में, उसका भी जिक्र किया। दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कौन कौन से, किस किस क्षेत्र में? शिक्षा में, प्रौद्योगिकी में, विकास सहयोग में और मछुआरों के कल्याणों के लिए। उद्देश्य दोनों देशों के बीच साझेदारी और आपसी विकास को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के विदेश मंत्री अब्देलत्ती ने प्रधानमंत्री मोदी को किस बारे में जानकारी दी? तो किस बारे में जानकारी दी? पहली भारत मिस्र रणनीतिक वार्ता के बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो मिस्र के विदेश मंत्री अब्देलत्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गाजा शांति समझौते के मिस्र की अहम भूमिका के लिए राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को बधाई दी। और विदेश मंत्री, क्या नाम है उनका? अब्देलत्ती ने प्रधानमंत्री को पहली भारत मिस्र रणनीतिक वार्ता के आयोजन के बारे में जानकारी दी। और प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत मिस्र के द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। और इसका मेन पर्पस क्या था? रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता को और मजबूत करना। तो ये मेन पर्पस था। लेकिन विदेश मंत्री का नाम क्या है? अब्देलत्ती। और वहां के प्रधानमंत्री का जो नाम है, मिस्र की अहम भूमिका के लिए किस राष्ट्रपति को? अब्देल फतेह अल सीसी को बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? किसका? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का। तो ये 9वां मनाया गया। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने नई दिल्ली में स्थित अपने परिसर में अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। श्री रामवीर सिंह भदौरी ने AIIA की आयुर्वेदिक शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में 9 वर्षों की उत्कृष्टता की सराहना की। और AIIA ने 30 लाख से भी अधिक मरीजों को इलाज किया, इसके बारे में भी उन्होंने कहा। और संस्थान ने 7 नए स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने की भी बात कही है। और ये जानकारी AIIA ने के निदेशक प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने साझा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? DRDL हैदराबाद में किस कार्यक्रम के लिए पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया? तो किस कार्यक्रम के लिए? उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के लिए क्या किया है कि पूर्वावलोकन किया है कि ये कार्यक्रम होना है, उसके लिए पहले से ही मूल्यांकन किया जाता है, पूरा अवलोकन किया जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 17 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL में आगामी फ्यूचर में होने वाली उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 के लिए एक पूर्व अवलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया है। और प्रमुख आयोजकों में से एक के रूप में DRDO इस सम्मेलन के 11 विषयगत सत्रों में से एक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर विनिर्माण विषय पर आयोजित सत्र का नेतृत्व कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI ने किस कार्य के लिए भारत के रचनात्मक लोगों को आमंत्रित किया है? रचनात्मक काम के लिए मतलब क्रिएटिव लोगों को आमंत्रित किया है। एक खुली प्रतियोगिता है, एक ओपन प्रतियोगिता है, जिसमें क्या होगा कि भारत का कोई भी नागरिक पार्ट ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें होगा क्या कि उनको एक लोगो बनाकर भेजना होगा। अब वो लोगो ऐसा होना चाहिए कि क्रिएटिव होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, किसके लिए, किस कार्य के लिए? तो आधार का शुभंकर, जिसे मस्कट बोलते हैं, उसको डिजाइन करने के लिए। जैसे रुपए का सिंबल बनाने के लिए आमंत्रित की गई थी ना ओपन प्रतियोगिता, ठीक वैसे ही जैसे ये रुपए का सिंबल एक्सेप्ट कर लिया गया था और ये आज वैलिड है, हर जगह यही रुपए का सिंबल चलता है। तो ऐसे ही सिंबल के लिए, किसके सिंबल के लिए? मस्कट शुभंकर के लिए, आधार के। तो आधार का अगर कोई भी बना के भेजेगा तो उसको यादगार हो, ऐसा होना चाहिए कि यादगार हो, इजीली उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। तो UIDAI ने मतलब आधार ने भारत के रचनात्मक लोगों को आधार का शुभंकर डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया। पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी? उसको 1 लाख रुपए तक दी जाएगी। और 31 अक्टूबर 2025 तक ये ओपन है, इसमें आप कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, भारत का कोई भी नागरिक। कौन है ये? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्लेटफॉर्म पर एक राष्ट्रव्यापी शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है, मतलब वही डिजाइन बना के भेजे अपना। इस प्रतियोगिता में देश के निवासियों को UIDAI का आधिकारिक शुभंकर डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। 31 अक्टूबर 2025
2025 तक इसमें भाग लिया जा सकता है। इसका उद्देश्य ऐसा अनूठा और यादगार शुभंकर बनाना है, मतलब ऐसा हो कि एक तो अनूठा हो, यूनिक हो, और दूसरा यादगार हो बनाना है, जो आधार के विश्वास, समावेशिता, सशक्तिकरण और डिजिटल नवाचार जैसे मूल मूल्यों को दर्शाता हो। जैसे ये जो सिंबल था रुपए का, इसमें आर राग को दिखा रहा है, ये यूनिटी को दिखा रहा था कि हमेशा रुपया बढ़ता रहेगा, इसकी ओर अग्रसर है। तो इसी तरीके से ऐसा बनवाया जाए जो विश्वास भी दिखाए, समावेशिता भी दिखाए, सशक्तिकरण को बढ़ावा दे, और डिजिटल जो इनोवेशन होते हैं उनकी जो मूल मूल्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा आधार का शुभंकर डिजाइन करे, एक लोगो डिजाइन करे। ये शुभंकर UIDAI के दृश्यात्मक दूत के रूप में कार्य करेगा और सभी आयु वर्गों के लिए इसके संदेश को अधिक प्रासंगिक एवं आकर्षक बनाएगा। ये आधार की सेवा, सुरक्षा और सुगमता की भावना को मूर्त रूप देने के साथ साथ आधार से संबंधित संदेश को सरल बनाने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्या है, BLS इंटरनेशनल किस देश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र संचालित करेगा? तो किस देश में संचालित करेगा? चीन में संचालित करेगा। भारत और चीन के बीच राजनयिक एवं जन से जन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को भारत के विदेश मंत्रालय में 3 वर्ष का अनुबंध प्राप्त हुआ है। इस अनुबंध के तहत कंपनी चीन में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र, कहाँ? भारत का होगा, चीन में होगा, वीजा आवेदन केंद्र की स्थापना और संचालन करेगी। ये अनुबंध 14 अक्टूबर से प्रभावी माना जा रहा है और इसके अंतर्गत बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू, इन तीनों प्रमुख चीनी शहरों में वीजा सेवाओं का प्रबंधन किया जाएगा। ये पहल उस निर्णय के बाद आई है जिसमें भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा जारी करना पुनः शुरू कर दिया गया है। पर्यटक वीजा बंद था और अब शुरू कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को देश भर में अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और 2025 में इसकी जो थीम है वो है परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर सामाजिक एवं संस्थागत दुर्व्यवहार का अंत करना। गरीबों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको अंत करने के लिए और परिवार के प्रति सम्मान जताने के लिए इसकी थीम रखी गई है। ये केवल आय असमानता पर चिंतन का दिन नहीं है, बल्कि गरिमा, न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का अवसर भी है। इस दिवस के आयोजन की शुरुआत कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1987 को हुई थी। 1987 में फ्रांस के पेरिस में पहली बार विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया, लेकिन 1992 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस घोषित किया, तब से ये कंटिन्यू मनाया जाता है। और गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रयासों को सम्मान देना, जागरूकता बढ़ाना और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया जा सके। तो 2025 की थीम क्या है? परिवार केंद्रित गरीबी उन्मूलन। इस बात पर जोर देती है कि गरीबी केवल आर्थिक अभाव नहीं है, बल्कि सामाजिक अपमान, असमान व्यवहार और विश्वास से भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया का पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किस नाम से शुरू हुआ है? तो किस नाम से शुरू हुआ? INROKN के नाम से शुरू हुआ है। तो भारतीय नौसेना और दक्षिण कोरिया की नौसेना ने अपनी पहली द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास श्रृंखला INROKN की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 से बुसान नौसैनिक अड्डे पर दक्षिण कोरिया में की है। AR रहमान ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाकर AI म्यूजिक अवतार प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया है। ऑस्कर विजेता कौन संगीतकार, क्या नाम है? AR रहमान ने अपने नए प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन के लिए गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया है। ये मेटा ह्यूमन डिजिटल अवतार बैंड है जो अगली पीढ़ी के मनोरंजन अनुभव के लिए AI संगीत और कहानी कहने की कला का मिश्रण करता है। साझेदारी के तहत क्या होगा कि गूगल क्लाउड के उन्नत AI मॉडल और बुनियादी ढांचे सीक्रेट माउंटेन को शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे वास्तविक समय में दर्शकों के साथ प्रस्तुति और संवाद करने में अत्यधिक यथार्थवादी अवतार सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप को कौन सा प्रोजेक्ट मिला है? तो कौन सा प्रोजेक्ट मिला है? अभी हाल ही में कौन सा? केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट मिला है। तो इससे क्या होगा कि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लगभग 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण कर रहा है, जिससे वर्तमान का जो 9 घंटे के ट्रैकिंग समय को कितना 36 मिनट तक घटाया जा सकेगा। और ये परियोजना तीर्थ यात्रियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग वार्षिक पास के उपयोगकर्ता यूजर
की संख्या 2 महीने में कितने के पार पहुंच गई है, पूछा क्या जा रहा है। जो फास्टैग फैसिलिटी शुरू की गई थी पास वाली, इसमें एक पास बनाया जाता है 3,000 रुपए का, जो वार्षिक होता है, एनुअल होता है। इसका चार्ज कितना है, 3,000। उसके बाद अनलिमिटेड ट्रेवल किया जा सकता है, इसी से भुगतान हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट रहता है किसी भी मोबाइल ऐप के थ्रू। तो क्या होता है कि इसके जो यूजर हैं उनकी जो संख्या है 2 महीने में लगभग कितने क्रॉस हो गई है, तो कितनी हो गई है, 25 लाख यूजर इससे जुड़ गए हैं। किससे, 3 महीने 3,000 रुपए वाले पास से, फास्टैग का वार्षिक जो पास होता है। तो फास्टैग वार्षिक पास को शुरू किए हुए अभी लगभग 2 महीने हुए। कब शुरू हुआ था ये, 15 अगस्त 2025 को शुरू हुआ था। और इसकी जो यूजर की संख्या है वो कितनी पहुंच गई है, 25 लाख के पार पहुंच गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इसे 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया था। ये पास देश भर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों के लिए एक सुविधाजनक और किफायती विकल्प बन गया है। इससे पहले सिस्टम आपके वाहन और फास्टैग की वैधता की जांच करता है। सबसे पहले वो जांच करता है, उसके बाद उसमें से जो भी बैलेंस होता है कि हाँ ईयरली वाला है या फिर उसको उसमें से कटेगा। जैसे कुछ अगर ईयरली नहीं लेते हैं, 3,000 रुपए का पास नहीं लेते हैं, तो उनका जब भी वो टोल को क्रॉस करते हैं तो उनका एक चार्ज कट जाता है, जो भी उस टोल का फी होता है वो कट जाता है। लेकिन अगर 3,000 रुपए का है तो जितने भी वो क्रॉस करेंगे, ये 3,000 की ही 1 साल के लिए उनकी वैलिडिटी होती है। 1,000 मतलब कितने भी क्रॉस कर सकते हैं इस 3,000 में। अब इस 3,000 का जो भुगतान है वो उन्हें पहले ही करना होता है एडवांस में। तो उसके जो यूजर हैं वो कितने, लगभग 25 लाख हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित हुई, तो कहाँ आयोजित हुई, ये अबू धाबी में आयोजित हुई है। अबू धाबी में कब से कब तक, 9 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुई है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में वैश्विक संरक्षण नीतियों को आकार देने के लिए 1400 से ज्यादा सदस्य संगठन एक साथ आए। और हर 4 साल में ये आयोजित होने वाली एक कांग्रेस जैव विविधता प्रशासन के लिए प्रमुख आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 कहाँ आयोजित किया जाना है, तो ये कहाँ आयोजित होगा, कौन सा होगा, 11वां होगा, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होगा, तो ये होगा चंडीगढ़ में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भारत की प्रमुख विज्ञान जन जागरण की एक पहल है, जो वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, नवोन्मेषकों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाती है। इसका 11वां संस्करण 6 से 9 दिसंबर नेक्स्ट मंथ में चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। और इस वर्ष का विषय क्या होगा, विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये उत्सव न केवल देश भर में वैज्ञानिकों उपलब्धियों को उत्सव मनाना है, बल्कि ये भी रेखांकित करता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है। इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो पहली बार इसकी आयोजन हुआ था 2015 में। विज्ञान भारती विभाग भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से, तब से ये एक वार्षिक आयोजन बन गया है, हर साल मनाया जाता है। मतलब जब आया था कोविड, उसके दौरान ऑनलाइन स्वरूप में हुआ था, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और विज्ञान को आम नागरिकों के करीब लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्कई पद्मशाली किस महत्वपूर्ण भूमिका में नियुक्त हुई है। ये अक्कई पद्मशाली एक ट्रांसजेंडर है, अभी उनकी एक नई भूमिका में उन्हें मिली है नियुक्ति। तो पूछा क्या जा रहा है कि किस महत्वपूर्ण भूमिका में उनकी नियुक्ति हुई है, तो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा गठित समिति में प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है वो। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक गठित है, नामित की गई है कमिटी है इसका, इसमें क्या हुआ है, प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य के रूप में अक्कई पद्मशाली को नियुक्त किया गया है। ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अक्कई पद्मशाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उस पैनल में शामिल किया गया है जो ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा के लिए समान अवसर नीति तैयार करेगा। वह ऐसी समिति में शामिल होने वाली कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। अब इससे अगर पृष्ठभूमि में देखें तो उनके लिए बहुत सी कमेटियां बनी हैं या फिर बहुत से वाद भी आए हैं। तो एक बात था नालसा बनाम भारत संघ 2014 का ये केस है, एक जजमेंट है। तो ये जजमेंट एक इम्पॉर्टेंट है, ऐतिहासिक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरा लिंग के रूप में मान्यता दी थी और आत्म पहचान के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो जो नालसा बनाम भारत संघ 2014 का केस है, इसीलिए ऐतिहासिक केस है क्योंकि इसको ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता मिली थी। 2018 में भी फैसला आया था कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया गया, जिससे लैंगिक और यौन अल्पसंख्यकों की वैधानिक समर्थन मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हर्ष सांघवी को किस राज्य में किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति है हर्ष सांघवी की। तो अभी क्या हुआ है कि गुजरात में
दोबारा से मंत्रिमंडल की नियुक्ति हुई है, तो वहां पर उप मुख्यमंत्री का पद किसको मिला है? हर्ष सांघवी को मिला है। कहाँ? गुजरात में। तो अब कितने मंत्री होने चाहिए? तो मंत्री कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए। और अगर मिनिमम की बात हो तो मिनिमम 12 सदस्य तो होने चाहिए मुख्यमंत्री को मिलाकर। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अभी तो उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हर्ष सांघवी बने। लेकिन जो दोबारा नियुक्ति हुई है मंत्रिमंडल की गुजरात में, तो कितने होने चाहिए? मुख्यमंत्री सहित 15% होना चाहिए। बट अगर कम है तो कितने? मिनिमम 12 तो होने चाहिए। तो गुजरात की राजनीति में 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था, जब हर्ष संघवी को गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये नियुक्ति मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुए बड़े मंत्रिमंडल पुनर्गठन, कैबिनेट रीशफल हुआ है, उसका हिस्सा थी, जिसमें 25 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। अब ये कहाँ के हैं? ये हैं माजुरा, सूरत से 3 बार विधायक रहे हैं। सनाए टकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कहाँ की बनी है? जापान की। साने टकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। राजनीतिक संकट के बीच में उन्होंने एक अपने ही कॉलीग के साथ गठबंधन किया है, मतलब डायरेक्ट ना तो उनको वोट फुल सपोर्ट था, तो गठबंधन के साथ बनी है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन को राइट विंग की ओर ले जाएगा। शिगेरू इशिवा की जगह लेंगी। तकाइची का गठबंधन संसद में बहुमत से कम है, जिससे उनका कार्यकाल अल्पकालिक हो सकता है, और वो आर्थिक सुरक्षा और लैंगिक समानता जैसे पदों पर कार्य कर चुकी हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनको कुछ दिन के लिए ही बनाया जाए, क्योंकि गठबंधन की सरकार कहा ऐसा जाता है कि चलती नहीं है ज्यादा, जिस वजह से हो सकता है उनका जो पद है वो कुछ समय के लिए ही हो, लेकिन ये पहली महिला बन गई है, साने तकाइची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में दिवाली किस भारतीय नौसेना पोत पर मनाई? पूछा क्या जा रहा है कि किस पोत पर दिवाली मनाई हमारे प्रधानमंत्री ने? तो किस पोत पर मनाई? INS विक्रांत पर मनाई। किसके साथ? नौसेना के जो सदस्य थे उनके साथ मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की दिवाली INS विक्रांत पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ मनाई, और उसकी झलकियां सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली है, जिससे सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को और सम्मान प्रदर्शित हुआ। INS विक्रांत, जिसे IAC-1 के नाम से भी जाना जाता है, भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज है। ये 2009 से कोच्चि में बनना आरंभ हुआ था। हालांकि इसका बनना फरवरी 2009 में पूरा हुआ, और बनने के बाद 1999 में इसको पहली बार तैयार कर दिया गया था, और 29 दिसंबर 2011 को इसको पहली बार तैरा ये पहली बार तैरा। इससे बनाया किसने? कोचीन शिपयार्ड कंपनी ने इसको तैयार किया था। प्रतिष्ठित अभिनेता गोवर्धन असरानी का निधन कब हो गया? तो इनका निधन कब हुआ था? ये क्या थे? एक फिल्म एक्टर थे, कॉमिक एक्टर थे, कॉमिक ज्यादा करते थे। अभी उनका निधन हो गया। तो कब हो गया उनका निधन? 20 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। गोवर्धन असरानी जो बॉलीवुड में अपने हास्य और चरित्र अभिनय के लिए जाने जाते थे, 20 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। कई उन्होंने फिल्मों में काम किया है और सिनेमा के अद्भुत कॉमिक कैरेक्टर ज्यादा प्ले करते थे। विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, कब और कितने अंतराल में मनाया जाता है? अब यहाँ से पता चल रहा है कि हर साल नहीं मनाया जाता है, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है कितने अंतराल में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, यह हर साल नहीं मनाया जाता है, 5 साल के अंतराल के बाद मनाया जाता है। तो अभी कब मनाया गया और हर साल कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, लेकिन 5 साल के अंतराल में मनाया जाता है। तो एक है विश्व सांख्यिकी दिवस और एक होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ध्यान रखना है, जो विश्व सांख्यिकी दिवस हो वो 5 साल में मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, और जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है भारत में वो कब मनाया जाता है? हर साल 29 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसमें विश्वसनीय डेटा के माध्यम से सूचित निर्णय लेना शामिल हो। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 20 अक्टूबर 2010 को पहली बार मनाया गया था। तब से हर 5 साल के गैप में ये मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये 29 जून को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के अवसर पर? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योगदान मतलब जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, स्टैटिक्स मतलब सारे ही जितने भी स्टैटिक्स से रिलेटेड मैटर होते हैं उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? कल मनाया गया 21 अक्टूबर को। और किसकी याद में मनाया जाता है? ये लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमले में 10 वीर पुलिसकर्मियों ने अपने प्राण त्याग दिए थे 1959 में। तब से आज ही के दिन मतलब कल यस्टरडे 21 तारीख को,
तो क्या होता है कि 21 तारीख को हर साल क्या मनाया जाता है, स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस को याद करने के लिए, पुलिस स्मृति दिवस उन शहीदों को याद करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए भी है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गए, उनको सम्मानित भी किया जाता है उनकी फैमिली के माध्यम से। पुलिस उद्देश्य बल के त्याग, साहस और सेवा भावना को याद करना है और स्मृति को सम्मान करना है, ये इसका मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति 21 से 24 अक्टूबर 2025 तक किस राज्य के दौरे पर रहेंगी? तो किस राज्य के दौरे पर रहेंगी? केरल राज्य के दौरे पर रहेंगी। भारत की राष्ट्रपति 21 से 24 अक्टूबर, कल से और 24 अक्टूबर तक केरल के आधिकारिक दौरे पर रहेंगी। इस दौरे का उद्देश्य राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना और लोक कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को निरीक्षण करना है। ऐसे दौरे राष्ट्रपति को राज्यों की स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों से सीधे अवगत कराने में मदद करते हैं। इसके अलावा वो सबरीवाला जो मंदिर है उसको विजिट भी करेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की रूस में प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? पूछा क्या जा रहा है, रूस में तो की गई, रूस में कहाँ? तो रूस में कलमिकिया एलिस्टा में आयोजित की गई थी। क्या? भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष जिन्हें भारत की राष्ट्रीय निधि घोषित किया गया है, रूस के कलमिकिया गणराज्य में सप्ताह भर की एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदर्शनी के बाद औपचारिक रूप से भारत वापस लौट आए हैं। महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को यानी कि संडे को कलमिकिया की राजधानी एरिस्टा से रवाना हुए, जिसके साथ ही 11 से 18 अक्टूबर 2025 के दौरान आयोजित कार्यक्रम का समापन हो गया। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो मनोज सिन्हा राज्यपाल हैं वो कहाँ के हैं, कौन से राज्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को किस योजना के कार्यान्वयन के उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला है? तो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जनमन योजना। अभी जनमन योजना है क्या? तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन। क्या? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यान्वयन के उत्कृष्ट योगदान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक ने मंत्रालय की ओर से भारत के माननीय राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट है, निर्मल कुमार मिंडा को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एसोचैम संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष, क्या नाम है? निर्मल कुमार मिंडा ने 17 अक्टूबर को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, क्या नाम है इसका? एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। उनके साथ एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अमिताभ चौधरी को एसोचैम का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी गोविंदा पिल्लई नेशनल अवार्ड किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? यह है केरल राज्य से संबंधित। तो तिरुवनंतपुरम के चर्चित गायक और सामाजिक कार्यकर्ता टीएम कृष्णा को 5वां पीजी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा और यह पुरस्कार दिवंगत कौन? पी गोविंदा पिल्लई की स्मृति में दिया जाता है और इसकी स्थापना पी गोविंदा पिल्लई की स्मृति में पी गोविंदा पिल्लम संस्कृति केंद्रम के द्वारा की गई थी। इसमें 3 लाख रुपए की राशि, मूर्तिकला और प्रमाण पत्र दिया जाता है। और राजनीति, इसका जो मेन पर्पस होता है राजनीति, संस्कृति और समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करना। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पर संगीत होते हैं, जो यहाँ पर भारतीय संगीत है वो कितने प्रकार का होता है? तो वो प्रमुख 2 प्रकार के होते हैं। एक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और दूसरा होता है कर्नाटिक संगीत। जो उत्तर भारत का होता है वो क्या कहलाता है? वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहलाता है और जो दक्षिण भारत का होता है वो कर्नाटिक संगीत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाथो धर्म को हाल ही में भारत सरकार ने आगामी जनगणना में किस रूप में मान्यता दी है? तो किस रूप में मान्यता दी है? एक अलग धर्म कोड के रूप में मान्यता दी है। क्या होता था कि पहले सिख हिंदू मुस्लिम इस तरीके के धर्म का एक कोड होता था, उसके रूप में मतलब उनमें इनको शामिल किया जाता था। अलग से इनका कोई भी कोड नहीं होता था, अलग से इनको कोई मान्यता नहीं दी जाती थी। बट इस बार भारत सरकार ने कहा है कि जो बाथो धर्म होता है उसको एक अलग धर्म कोड के रूप में मान्यता मिलेगी और उसको आगामी जो जनगणना होगी उसमें अलग से उसके लिए कॉलम होगा। तो भारत सरकार ने आगामी जनगणना में बाथो धर्म को एक अलग धर्म कॉलम के रूप में मान्यता दी है, जिससे बोडो समुदाय के पारंपरिक और स्वदेशी धर्म को आधिकारिक पहचान मिलेगी। इससे पहले जनगणना के दौरान इस धर्म को हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध जैसे मुख्य धर्मों के तहत या फिर उसमें नाम दे दिया जाता था अन्य, उस श्रेणी में दर्ज किया जाता था। नेक्स्ट क्या है, 2025 में सुल्तान ऑफ जोहर कप
का विजेता कौन रहा? तो कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। किसको हराकर? भारत को हराकर। इसको क्या मिला? गोल्ड मिला। इसको क्या मिला? सिल्वर मिला। तो रनर अप कौन रहा? भारत रहा। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को कितने से? 2-1 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया को सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब भी मिला है। और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को कब? अभी लास्ट सैटरडे को मलेशिया में जोहोर में सुल्तान जोहर कप 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारत को हार का सामना करना पड़ा। 2025 सुल्तान जोहर कप वास्तव में 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। 2008 हर साल जोहोर बहरू मलेशिया में होता है। और भारत को क्या मिला? रजत पदक मिला। ऑस्ट्रेलिया को स्वर्ण पदक मिला। सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब किसको मिला? ऑस्ट्रेलिया को मिला। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।